संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। अब अगली जो विशेषता है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, यानी एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार है और उस एक वोट का समान ही मूल्य है। पहले हमने पढ़ा कि किसी तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। यानी हमने ये पढ़ा था कि दुनिया में जो संघर्ष हुआ था, अधिकांश इसको बात को लेकर संघर्ष हुआ था कि सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी धर्म का, किसी भाषा का, किसी क्षेत्र का, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, सबको एक ही वोट समान रूप से उसको इस वोट देने का अधिकार होना चाहिए था। इसको लेकर जो संघर्ष हुआ था, तो इस संघर्ष को दुनिया ने मान लिया। इन सभी ने ये माना कि सभी को एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण आज भी कम नहीं हुए हैं। कुछ नीचे दिए गए उदाहरण हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी जो समान वोट देने का अधिकार है। तो यहाँ इस बात का आपको उदाहरण मिलता है कि महिलाओं को वोट देने के अधिकारों से वंचित करने वाला है, जो सऊदी अरब का उदाहरण है। अगला, एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकों के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। यानी दूसरा उदाहरण ये एस्टोनिया का है, जहाँ पर जो अल्पसंख्यक उसे कहा जाता है जहाँ जिनके लोगों की संख्या कम है, यानी चाहे वो किसी एक जाति का हो, चाहे समुदाय का हो या धर्म का, उस धर्म की या उस जाति की जहाँ संख्या कम है, ऐसे वर्ग को अल्पसंख्यक कहते हैं। तो ऐसे अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको वोट देने के जो अधिकार के लिए कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, तब जाके उसे अधिकार मिलता था। अगला उदाहरण, फिजी की चुनावी प्रणाली में वहाँ के मूलवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक वोट से ज़्यादा है। यानी समान मताधिकार नहीं, यानी एक व्यक्ति को एक वोट का बराबर मूल्य नहीं है, अलग अलग मूल्य हैं। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वैश्विक नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अध्याय 3 में हम इस बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। यानी लोकतंत्र में एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ये लोकतंत्र की विशेषता है। और ज़्यादा विस्तार से अगला जो तीसरा पार्ट है उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से हम जानेंगे। अगली लोकतंत्र की विशेषता है कानून का राज और अधिकारों का आदर। यानी कानून का शासन होना चाहिए और जो अधिकार है उनका आदर होना चाहिए। अब जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गौरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज, यानी ये दल एक राजनीतिक पार्टी है, जानू पीएफ, इनका शासन था। 1980 से पहले जो गोरे लोग हैं, वही जो गोरे रंग के जो लोग हैं वही जिम्बाब्वे पर शासन करते थे। 1980 में उससे मुक्ति मिली। देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके जो नेता है, यानी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेता थे, उसका नाम है नेता रॉबर्ट मुगाबे। आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से वहाँ चुनाव होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। यानी यहाँ इसका उदाहरण है कि ये जो जानू पीएफ दल है, हमेशा एक ही पार्टी वहाँ चुनाव जीती थी और वहाँ का जो राष्ट्रपति है मुगाबे, वो काफ़ी लोकप्रिय नेता थे। पर चुनाव है जीतने का जो तरीका था वो गलत तरीक़ों से, यानी उसमें गड़बड़ियाँ करके, धोखाधड़ी करके, इस प्रकार है वो चुनाव जीत लेते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकारों ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी। वहाँ आज़ाद होने के बाद में भी वहाँ की जो सरकारें हैं, सिर्फ राष्ट्रपति है उसके जो अधिकार है उसमें वृद्धि करते हैं। उसकी जवाबदेही को भी कम किया गया था और राष्ट्रपति की भी जनता के प्रति जो जवाबदेही है उसको लोकतंत्र में वो कम किया गया था। और लोकतंत्र की विशेषता में ये होता है कि जो चुनी हुई सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेही होगी, यानी उसकी उस जनता के प्रति वो उत्तरदायी होगी। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को भी परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में भी गड़बड़ करवाई जाती थी और सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। लेकिन लोकतंत्र में ये भी होता है कि
विपक्षी पार्टियों को सरकार की आलोचना निंदा करने का भी उसको अधिकार होता है। जनता के सामने सरकार कैसा काम करते हैं विपक्ष उस बात को रखता है। लेकिन इस बात को यहाँ यदि कोई विपक्ष इस प्रकार की कोई सभाएं करती थी तो उनको सरकार पाबंद करती थी, और यदि ऐसा कोई करता है तो उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया, उसको पाबंद किया गया था। ऐसा नहीं करेंगे। जो कि लोकतंत्र में ऐसा होता है कि विपक्षी जो सरकार जो उसकी आलोचना करता है, जो गलत कार्य है वो जनता के सामने लाने का काम करता है, इसको वहाँ रोका जाता था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकारों को सीमित करता था। टेलीविज़न रेडियो पर सरकार का नियंत्रण था, यानी जो मीडिया है उस पर सरकार का नियंत्रण था। यानी सरकार जो अपनी प्रशंसा की जाती थी, सरकार की कोई भी आलोचना निंदा करना, इस प्रकार वहाँ पर पाबंदी थी। और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता। यानी अखबार की आज़ादी थी लेकिन सरकार के खिलाफ कोई न्यूज़ छापता था, ऐसे पत्रकार को वो परेशान करते थे। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे, और उसने जजों पर भी दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से भी हटा दिया गया। यानी साथ में ये भी था कि सरकार के खिलाफ कोई अदालत जो फैसला देता था जज, उनको परेशान किया जाता था। इस प्रकार 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से वहाँ हटा दिया गया था। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरी। अब इसे हमें ये पाया कि इस बात का उदाहरण रहता है कि शासकों के सामने बार बार लोकतंत्र या में जो जनादेश पाना है, यानी चुनाव करा के लोगों का जो समर्थन प्राप्त करना है, वो जरूरी था। पर इतना ही पर्याप्त नहीं है कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लेकिन ये तो जरूरी था, वो करते थे। लेकिन उनकी वहाँ का जो राष्ट्रपति था वो लोकप्रिय था, उसके बावजूद भी होने के बाद में विपक्ष की बात है वो नज़रअंदाज करते थे। उस जो वहाँ की जो मीडिया है उस पर उनका दबाव था, वहाँ की अदालतें हैं उन पर दबाव होता था, और जो जज है वो स्वतंत्र है, वो निर्णय नहीं दे पाते थे। अगर हम लोकतंत्र को परखना है, ये इसको लोकतंत्र को हमें जानना है, उसकी जांच पड़ताल करनी है, तो चुनाव पर नज़र डालना जरूरी होगा। नहीं चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, वास्तव में यदि हमें लोकतंत्र को जानना है तो इन बुनियादी बातों पर हमें ध्यान देना होगा। उसके बारे में, बुनियादी बातों के बारे में हमें जानना होगा कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियाँ पर ही नज़र डाली जाएँ, या चुनाव से पहले स्थिति कैसी थी और चुनाव उसने कैसे कराया, इस बातों को हमें गौर करना होगा, देखना पड़ेगा। चुनाव के पहले सत्तापक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करें। यानी इसके लिए ज़रूरी है कि मूलभूत अधिकार हैं, जो आवश्यक जो अधिकार है उनका सरकार को आदर करना चाहिए। उनको सोचने को, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की आज़ादी होनी चाहिए। यानी ये लोकतंत्र की मूलभूत आवश्यकता है कि व्यक्ति को अपनी बात को सोचने के लिए, अपनी राय जानने के लिए या अपनी राय रखने के लिए, सार्वजनिक रूप से अपना विचार है व्यक्त करने के लिए, कोई राजनीतिक संगठन बनाने के लिए, सामाजिक संगठन बनाने के लिए, आर्थिक संगठन बनाने के लिए और सरकार का विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की बुनियादी है, मूलभूत आवश्यकता है। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को ही करनी चाहिए। यानी लोगों कानून की नज़र में सभी समान होना चाहिए, चाहे वो घरेलू नौकर हो चाहे राष्ट्रपति हो, उनमें सब लोगों में समान कानून लागू होना चाहिए। और अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके आदेश का पालन सब लोग करें। जो सरकार है वो भी, सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो भी करें, सरकारी कर्मचारी तंत्र है वो भी करें, और अन्य जो पूंजीपति लोग हैं वो करें। यानी न्यायपालिका की अवहेलना कोई व्यक्ति नहीं करे। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें भी है जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। यानी सरकार चुनने के बाद में भी उसको कुछ बुनियादी नियम है उसकी पालना करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने सरकार चुनाव जीत ली है अब हम अपनी मनमर्जी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे अल्पमत वाले समूह को भी दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना चाहिए, जिनको
कम संख्या में वोट मिला है या उसकी विपक्षी जो सामने चुनाव लड़ी पार्टी है उनकी भी कुछ आदर करना होगा, उसको भी कुछ गारंटी देनी होगी। हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है और हर पदाधिकारी को भी उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारी संविधान द्वारा दी जाती है। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी है बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। यानी इसमें जो अल्पमत में है, जो आए हैं या कर्मचारी है, अधिकारी है, उनके प्रति भी वो सरकार है चुनी हुई, वो उनकी भी जिम्मेदारी होगी, वो उनके प्रति वो भी उत्तरदायी होगी। केवल जनता के प्रति वो उत्तरदायी नहीं होगी बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से पाठ 4 में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्य रेखाओं के भीतर ही काम करती है। यानी हमने ये चौथी विशेषता जानी। चौथी विशेषता इन उदाहरण से हमारे ध्यान में आया है कि एक लोकतांत्रिक सरकार को जो हमारे संविधान के द्वारा बने हुए कानून है उसकी पालना करेंगे और नागरिक के अधिकारों है उसकी जो खींची गई लक्ष्य रेखा है उसके भीतर रहते हुए उसको काम सरकार को करना होगा।